मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 8 जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो अपनी पुस्तक में देखिए कि पवन, तूफान, चक्रवात क्या होते हैं और यह किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। चक्रवात क्या होते हैं, तूफान क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्या है? पवन है, पवन के बाद है तूफान और चक्रवात। तो यहाँ पर देखते हैं जो पवन है उसके बारे में देखेंगे। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पवन चक्रवात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहले उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर को 1999 में एक चक्रवात पार किया था, मतलब चक्रवात आया था, जिससे चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर हॉर्स मतलब घंटा था। 1 घंटे में 200 किलोमीटर पार करता था। इसी प्रकार चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। करीब 7 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। और उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर के वेग से फिर एक चक्रवात आया था, वो भी उड़ीसा में आया था। और इसके साथ में 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठी थी और हजारों लोगों को की जान गंवा दी थी। और इसी प्रकार से लोग अपनी संपत्ति को नष्ट कर चुके थे। कृषि, परिवहन और संचार के जो विद्युत साधन थे वो भी प्रभावित हुए थे। तो उसी प्रकार से जो चक्रवात आते थे, जो तूफान आते थे, तो यहाँ पर हम चक्रवात के बारे में देखा। चक्रवात कहाँ आया था? उड़ीसा में, और उड़ीसा में ही आया था। और कब आया था? 1999 में। लेकिन चक्रवात क्यों होते क्या है, वे कैसे बनते हैं और ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे पवन और ऐसे अपने मन में जो प्रश्न उठते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों को भी देखेंगे और मूलभूत विशेषताओं को भी स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे। तो पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? पवन। मतलब जो गति करती हुई हवा जो होती है, वो गति करती है, गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वायु क्या करती है? दाब डालती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वायु के बारे में देखेंगे कि वायु क्या करती है। वायु क्या करती है? दाब डालती है, मतलब उसके ऊपर जोर डालती है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया है कि वायु किस प्रकार से दाब डालती है। मान लो हम किसी पानी में हवा भरेंगे, गुब्बारे में हवा भरेंगे, तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर दाब डालेंगे और जो गुब्बारा होता है वो फूलने लगेगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वायु क्या करती है? दाब डालती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वायु दाब डालती है। गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखा है। इस प्रकार से आप इस क्रियाकलाप को पढ़कर समझ सकते हैं कि वायु दाब डालती है। वायु कैसे दाब डालती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अनुभवों से हमें आभास होता है कि वायु दाब डालती है। दाब के कारण ही पवन द्वारा पृथ्वी पर दाब के द्वारा ही जो वृक्ष होते हैं, पृथ्वी पर जो वृक्ष होते हैं और उसकी पत्तियां होती है, बैनर होते हैं, झंडे जो होते हैं वो हिलने लगते हैं, झंडे लहराने लगते हैं। तो क्या होता है कि वायु दाब डालती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि वायु दाब डालने के कारण ही पवन गतिशील होती है। अब यहाँ पर पवन जो होती है, मतलब जो हवा होती है, गतिशील हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु घट जाती है।
क्या होता है, पवन का वेग बढ़ने से वायु क्या होती है, घट जाती है। तो एक और क्रियाकलाप है 8.2, इसमें कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुंह पर हम क्या करेंगे, रख देंगे गेंद जैसा आकार बनाकर, और उस बोतल के मुंह पर हम जब रख देंगे तब क्या होगा, खाली बोतल को पकड़कर उस मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए और फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए बोलता है। तो हम क्या करेंगे कि उसके मुहाने पर जो कागज की बॉल बनाकर रखेंगे उसको हम फूंक मारेंगे तो क्या होगा, वो बोतल क्या होगी, बोतल में जो कागज का गेंद जैसा जो आकार हम बनाएंगे वो क्या होगा, वापस बाहर निकल कर आएगा। तो इस क्रियाकलाप को विभिन्न आपापक की बोतलों से हम प्रयास कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो गेंद जैसे वो जो फूंक मारेंगे तो वो बाहर आता है। इसी प्रकार से गुब्बारों को फुलाना, गुब्बारों को फुलाएंगे तो उसको फूंक मारेंगे तो वो दूर जाएंगे, वापस पास आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पवन का वेग बढ़ने से वायु क्या होती है, घट जाती है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में क्या होता है, कम हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है क्या। जब वायु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसका प्रसार मतलब फैल जाता है, यह हम देखेंगे। तो एक क्रियाकलाप देखेंगे, एक नली लेना है और नली के ऊपर मुख पर गुब्बारे को कसकर बांधना है और इसे कसने के लिए टेप का उपयोग करना है और गर्म जल, किसी भी घर में क्या करेंगे, हम गर्म जल भर देंगे और गर्म जल भरने के बाद क्या करेंगे, गुब्बारा के लगी नली को गर्म जल में इस प्रकार रख देंगे और जल के बाहर रहे, गुब्बारा जो होता है वो जल के बाहर रखेंगे। 2-3 मिनट तक क्या करें, गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है और क्वथनक नली को जल से बाहर निकाल लेना है। इसी प्रकार कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ और ठंडा जल लीजिए और क्वथनक नली को भी पहले की भांति रखना है और इस प्रकार से हम क्रियाकलाप को देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि क्वथन नली में के मुख पर बंधा गुब्बारा और गर्म जल में डूबी नली और बर्फ में, ये इस प्रकार से हमें दिखाई देंगे। तो गर्म में क्या होता है कि वायु का प्रसार होता है, गर्म जल में वायु का प्रसार होता है, ठंडे जल में गुब्बारा वैसा का वैसा स्थिर रहता है। तो क्या होता है, जो भाप बनती है गर्म जल में, जो भाप बनकर आएगी वो क्या होगी, फैलेगी। इसी प्रकार से जो बादल बनते हैं तो क्या होता है कि भाप बनते हैं और वो एक हवा के माध्यम से पानी को गर्म जल बनाकर वो ऊपर ले जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है तो वो फैलने लगती है। अब हम आगे देखेंगे कि एक क्रियाकलाप और यहाँ पर दिया गया है, ये इस प्रकार से है ये, तो इसको देख सकते हैं बच्चों हम। क्रियाकलाप 8.6 में ऊपर उठती है गर्म वायु, जिसे यहाँ पर मोमबत्ती को जलाया, इस प्रकार से कपड़े को बांधा तो गर्म करने पर क्या होता है, वायु उसको ऊपर की ओर ले जाती है। तो क्या होता है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। अब हम आगे देखेंगे कि पवन धाराएं, जो वायु की धाराएं होती है वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर उत्पन्न होती है कि पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो पहली है अपनी भूमध्य रेखाएं, ध्रुव क्षेत्रों को असमान रूप से गर्म होना, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कि गर्म किस प्रकार से होकर वो पवन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो गर्म धाराएं, पवन की जो धाराएं हैं पृथ्वी के गर्म होने पर मतलब असमान रूप से। यहाँ हम कुछ ऐसी स्थितियों का विवरण देखे हैं
जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। मतलब जो पवन धाराएं चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे भूमध्य और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। जो भूमध्य भूमि के मध्य में होने वाले और ध्रुवीय क्षेत्रों में उन स्थानों का असमान रूप से गर्म होना, मतलब गर्म हो जाते ही। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। मतलब सूर्य के पास जो क्षेत्र होते हैं उनको अधिकतम क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इससे उन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठने लगती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश को पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इसी प्रकार पवन धाराएं उत्पन्न होती है और उत्तर दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों को वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है और जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु क्या करती है, ऊपर की ओर प्रवाहित वो उसके स्थान पर आ जाती है। अब इसी प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। मतलब गर्म क्षेत्रों की ओर वायु प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रकार क्या करते हैं, इसी प्रकार हमको यह समझ सकते हैं कि 30 डिग्री से तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म वायु होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही होता है। अब हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिशा में परिवर्तन होता है और गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर क्या होती है, वायु प्रवाहित होती है। जैसे ठंडे स्थानों से वायु गर्म स्थानों की ओर जाएगी तो गर्म से ठंडे की ओर भी आएगी। जैसे हम देखेंगे कि पानी गैस पर रखकर हम तपेली में पानी गर्म करते हैं तो उसमें हमको रोएदार ऊपर नीचे होते हुए धागे के समान संरचनाएं दिखेगी। तो उसमें पानी गर्म होता है तो क्या होता है कि जो वायु होती है वो ठंडी होती है, ठंडी गर्म की ओर जाएगी, तपेली के तलुए की ओर जाएगी और जो गर्म होकर वो ऊपर की ओर आएगी। इसी प्रकार से जल गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम वही देख सकते हैं कि जो पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप होने के कारण उत्पन्न होती है, मतलब गर्म और ठंडा होकर क्या हो जाता है, वो असमान हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अध्याय 4 में हमने देखा था समुद्र समीर और जल समीर। जब हम देख रहे थे कि जल समीर, जल की हवाएं क्या होती है, समुद्र की ओर आती है और समुद्र की जो हवाएं होती है वो जल की ओर जाती है। इसी प्रकार से हम थल और जल की का असमान रूप देख सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है, थली क्षेत्र से अधिक तेज गर्म होता है तो वो ठंडे समुद्र की ओर जाता है और समुद्र की जल की अपेक्षा अधिक रहता है ताप, तो थल के ऊपर समुद्र की ओर बढ़ती है। यह मानसूनी पवनें कहलाती है। मानसून शब्द का कहाँ से उत्पत्ति हुई है, मानसून शब्द की
उत्पत्ति अरबी शब्द से मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने देखा था गर्म और मतलब जल समीर और थल समीर इसी प्रकार से होता है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू बच्चों।